जब बात हो बिजनेस की तो जोहो का साथ जरूरी है। आधुनिक इंजीनियरिंग और जुनून से तराशा हुआ एक ऐसा ऐप जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में साथ दे। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की थीम के साथ साल 1996 में बिजनेस सॉफ्टवेयर ऐप जोहो की स्थापना हुई, जिसने हुनर को पहचान दी। और यही वजह है कि जोहो धीरे धीरे दुनिया की सबसे कामयाब सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। जोहो कॉरपोरेशन की कहानी इसके संस्थापक श्रीधर वेम्बू से शुरू होती है, जिन्होंने 1994 में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन अगले ही साल देश लौट आए। साल 1996 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के टेक एक्सपर्ट श्रीधर वेम्बू ने कंपनी की स्थापना की, जो एक इंडो अमेरिकन कंपनी थी। इस दौरान उनको अमेरिका के साथी टोनी थॉमस का साथ मिला और साल 2000 तक जोहो का रेवेन्यू $10 मिलियन के करीब पहुंच गया। इसके बाद कंपनी ने और भी अधिक सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाना शुरू कर दिया और फिर जोहो एक ऐसा बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया जहां सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरा बिजनेस चलाया जा सकता है। और यहीं से कंपनी की किस्मत पलट गई। शुरुआत में जोहो को सरवाइव करने में दिक्कतें आईं, लेकिन जैसे जैसे डिजिटाइजेशन का दौर आगे बढ़ा तो जोहो की अहमियत कंपनियों को समझ आने लगी। इसी दौरान एप्लीकेशन का मार्केट आया तो जोहो ने 50 से भी ज्यादा दमदार ऐप बना दिए और ये ऐप किसी भी बिजनेस को चलाने में काफी मददगार हैं। यहाँ तक कि जोहो भी अपना बिजनेस जोहो पर ही चलाती है। दुनिया को ये बात समझ आई तो वो भी जोहो की मदद लेने उमड़ पड़ी। यही वजह है कि 180 से ज्यादा देशों की हजारों कंपनियां जोहो की सेवाएं ले रही हैं। भारत में जोहो के काफी फेमस प्रोडक्ट हैं, जैसे जोहो वन, जोहो CRM प्लस, वर्कप्लेस, जोहो पीपल, जोहो बुक्स और टाटा स्काई ब्रॉडबैंड, ब्लू स्टार इंडिया, रॉबर्ट बॉश इंडिया, मेरिल लाइफ साइंसेज जैसी नामी कंपनियां भी जोहो की कस्टमर्स हैं। साल 2020 में जोहो के एप्लीकेशन को केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेट चैलेंज में सर्वश्रेष्ठ ऐप के रूप में चुना गया था। जोहो की एक खासियत ये रही है कि कंपनी ने हमेशा ही फंडिंग का विरोध किया है। बावजूद उसके कंपनी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आज कंपनी का 4,385 करोड़ का रेवेन्यू है, जबकि 800 करोड़ की ऑपरेटिंग इनकम। वही $570.7 मिलियन का टोटल एसेट है। आज 25 से ज्यादा देशों में जोहो के 10,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और दुनिया भर में 7 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। और इसलिए जोहो की सिल्वर जुबली के मौके पर कंपनी को हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो। ईटी नाउ स्वदेश। तो जोहो की कामयाबी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जोहो कॉरपोरेशन के VP प्रवाल सिंह भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका स्वदेश आर में। बताएं हमको कि जोहो के सिल्वर जुबली ईयर की सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां। जानना चाहेंगे आपसे कि जोहो के 25 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2.5 दशकों में कितने चैलेंजेस आपने देखे, सफर कैसा रहा, ग्रोथ को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? जोहो को 25 साल इस साल हुए हैं। हमारी कंपनी बिजनेस सॉफ्टवेयर में डील करती है और जर्नी बहुत लंबी रही है। कुछ इसमें जो मैं माइलस्टोन्स की बात करूं तो उनमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि आज हमारे पास 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और करीब 70 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो जोहो प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस चलाते हैं। और करीब 5 लाख बिजनेसेस हैं जो जोहो यूज करके अपना जोहो सॉफ्टवेयर स्वीट यूज करके अपना बिजनेस चलाते हैं। ऑब्वियसली जब कोई 25 साल लंबी जर्नी होती है तो बहुत सारे पड़ाव आते हैं उस पे और कई सारे पड़ावों पे हमने जो हम आगे बढ़ पाए, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हम हमेशा से एक प्राइवेट और प्रॉफिटेबल बिजनेस में बिलीव करें, और जो कि बहुत कॉमन नहीं है आज अगर आप देखेंगे तो। और हमारा बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारी जो ग्रोथ है दैट इज फ्यूल्ड बाय कस्टमर्स हमारा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उससे जो पैसे आते हैं उससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है। और ये इंटेंशनल नहीं है, ये कोइंसिडेंटल नहीं है, ये इंसिडेंटल है। इन द सेंस वी हैव बीन दैट वे। हम हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और उसके अगेंस्ट जो हम रेवेन्यू बनाएं उसी से कंपनी फंड हो। तो एक बहुत बड़ी चीज रही है जो शुरू से हमारे साथ रही है और आगे भी हम बिजनेस ऐसे ही चलाना चाहते हैं। रही बात चैलेंजेस की, तो ऑब्वियसली जब कंपनी कोई शुरू होती है एक छोटे लेवल पे इनिशियल चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बनाना हो, प्रोडक्ट को मार्केट ले जाना हो, अडॉप्शन हो उसका। पर हमने बहुत
धैर्य के साथ इन सब चीज़ों पे काम किया है पिछले 25 सालों में, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं थी किसी तरह का, किसी एक्विजिशन की या किसी आईपीओ की या किसी ऐसे कारण की वजह से हमें बहुत जल्दी सक्सेस अचीव करने की जल्दी नहीं थी, जो आज बहुत कॉमन है, हम देखते हैं। और इस तरीके से इतने सालों में आज हम 180 से ज़्यादा देशों में अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं और करीब 25 देशों में हमारा ऑन ग्राउंड फुटप्रिंट है, हमारे कलीग्स एम्प्लॉयज वहाँ पे हैं। और इस जर्नी में एक चीज़ जो अलग रही है, हमने बहुत केयरफुली उस पे काम किया है, वो है कि कंपनी का फोकस हमेशा R&D पे रहा है। बिल्डिंग जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल नो हाउ, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स को साल दर साल और बढ़िया करते हुए, उसको इम्प्रूव करते हुए, कस्टमर फीडबैक को लेते हुए, पिछले 2 दशकों में हमने एक जो प्लेटफॉर्म बनाया है, एक प्रोडक्ट स्वीट बनाया है जिसमें 50 से ज़्यादा बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग बिजनेस नीड्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, HR हो, फाइनेंस हो, इस तरीके की सारी नीड्स के लिए हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आप देखिए, चाहे बिजनेस ईमेल है या स्प्रेडशीट है, मुझे नहीं लगता कि भारत देश में ज़ोहो के अलावा और कोई कंपनी है जो इस तरह के डीप टेक SaaS सॉफ्टवेयर जैसे बिजनेस ईमेल और स्प्रेडशीट पे किसी ने काम किया है। ये बताएं हमें इसके अलावा कि छोटे शहरों से काम करने का प्रचलन पैंडेमिक के बाद बढ़ा है, लेकिन ज़ोहो में खासतौर से पहले से ही ये कल्चर रहा है कि छोटे शहरों में ही ऑफिसेज हों। कंपनी के हेड यहाँ पर श्रीधर वेम्भू भी तमिलनाडु के छोटे शहर से ही काम करते हैं। ये बताएं हमें कि आखिर किस तरह का कल्चर अपनाया गया है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे मैंने आपको कहा, आज हमारे पास 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 25 देशों में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन ये जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि हमने जो एक्सपेंशन किया है पिछले 1.5 सालों में, वो एक्सपेंशन 2-3 चीज़ों को नज़र रखते किया गया है। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफिसेज कभी भी सिटी सेंटर्स में नहीं रहे हैं। कहने का मतलब है, बड़े शहरों के बीचों बीच हमने ऑफिस कभी नहीं बनाए। हमारे ऑफिसेज हमेशा, अगर हमारा ग्लोबल हेडक्वार्टर कैंपस जो है चेन्नई का, वो भी देखेंगे, वो चेन्नई में नहीं है, वो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, चेन्नई से करीब शहर से 40 किलोमीटर दूर। तो इस तरीके से विदेशों में भी हमारे ऑफिसेज बड़े बड़े शहरों के बीचों बीच नहीं हैं। ये कॉन्शियस डिसीजन था, इसलिए कि हम बड़े कैंपसेस बना सकें, लोगों को और जगह दे सकें, खुला वातावरण हो और अफोर्डेबल भी हो, ऑफ कोर्स हमारे लिए भी, और अगर एम्प्लॉयज ऑफिस कैंपसेस के आसपास घर ले रहे हैं उनके लिए भी। तो ये एक सोच हमारे अंदर शुरू से रही है। और रही बात रूरल ऑफिसेस खोलने की, या जैसे आपने कहा श्रीधर एक विलेज में है, इनफैक्ट हमारा पहला रूरल ऑफिस करीब 10 साल पहले तेनकासी में खुला था। आज वहाँ करीब 500 लोग काम करते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, हमारा एक बड़ा प्रोडक्ट ज़ोहो डेस्क, कंप्लीटली उस ऑफिस से ऑपरेट और रन और मैनेज होता है। तो ये हमारे लिए नया नहीं है। और ऑब्वियसली पैंडेमिक ने इस चीज़ को एक तरीके से, पैंडेमिक एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया, जिससे कई सारे डिसीजंस जो शायद अगले कुछ सालों में होते, वो विद इन अ ईयर हो गए। और हमने इसके तहत करीब 25 से 30 छोटे ऑफिसेज, जिन्हें हम सैटेलाइट ऑफिसेज बोलते हैं, हमने वो ऑफिसेज खोले कई सारे छोटे शहरों और कुछ गांवों में। और ये भारत में नहीं, हमने कुछ और कंट्रीज में भी ये एक्सपेरिमेंट किया। और इसका मकसद बहुत बहुत सीधा है कि जब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी की, और हम ज़ोहो एज ए कंपनी, हम खुद इसे इनेबल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर, अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो क्या हम अपॉर्चुनिटीज को वहां ले जा सकते हैं जहां टैलेंट है, एज कंपेयर टू टैलेंट को हम बड़े शहरों में मूव करें, जो हमेशा होता रहा है। प्रवाल, हमें ये समझाएं कि आखिर पैंडेमिक के बाद आपके बिजनेस में किस तरह से उतार चढ़ाव आया है और ग्रोथ आखिर आपने कहां देखी? देखिए, मैं बताऊं, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो 50 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा और उनमें ट्रिपल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ भी हुई। फॉर एग्जांपल, हमारा एक प्रोडक्ट है ज़ोहो असिस्ट, दूसरा प्रोडक्ट है ज़ोहो मीटिंग, जो वर्चुअल मीटिंग इनेबल करता है कंपनीज में। हमारा इंटरनल चैट कोलैबोरेशन टूल है ज़ोहो क्लिक। इन सबों की आप देखें तो डबल ट्रिपल डिजिट ग्रोथ
हुई है पिछले कुछ सालों में, पिछले 2 सालों में इनफैक्ट। और अगर हम बात करें बिजनेस सॉफ्टवेयर, ईमेल, कोलैबोरेशन, ऑफिस स्वीट, इन सब की भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है बिकॉज लोगों के काम करने का तरीका बदला है। और हम देख रहे हैं कि सीनियर लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री जो सीनियर हैं या फ्रेशर्स हैं, सब एक तरीके से ऑनलाइन टूल्स को यूज करके ही अपना काम कर रहे हैं। आई वुड से मिड टू हाई डबल डिजिट ग्रोथ्स वी हैव सीन अक्रॉस द बोर्ड। कंपनी आखिर किस तरह से R&D पर काम कर रही है और कब मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री करने का प्लान है, इसको लेकर अब तक कितना काम हुआ है? R&D हमारे सिर्फ सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं है। R&D हमने कहा हम अपने डेटा सेंटर्स चलाते हैं, हम पूरा टेक स्टैक ओन करते हैं ताकि हम एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें अपने कस्टमर को, और एक अफोर्डेबल बिजनेस सॉफ्टवेयर स्वीट ऑफर कर सकें। जो आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स की, वो इन्वेस्टमेंट्स एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि वो zoho.com जो हमारा बिजनेस सॉफ्टवेयर स्वीट है उसका एक्सटेंशन है। वो सिर्फ एक हमारा माइंडसेट है कि अगर देश में कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर रहा है इंडस्ट्रियल स्पेस में भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल हो, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। इसीलिए आपने जो रीसेंट न्यूज़ सुनी है अराउंड हमारा इन्वेस्टमेंट, वो छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं कुछ बिजनेसेस में जो इस दिशा में अपने भारत में रह के डीप टेक पे काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हमारा सोच ये है कि भारत में डीप टेक पे बहुत काम नहीं हुआ पहले, अब हो रहा है। और अगर हम इसके काबिल हैं कि हम किसी ऐसे काम को सपोर्ट कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। और जो आपने देखे हैं रीसेंट अनाउंसमेंट्स, चाहे वो वॉक्सेल ग्रिड का रहा हो, जो MRI मशीन्स बना रहे हैं भारत में, या और इन्वेस्टमेंट्स जो आपने सुने हों मेडिकल या टेक्निक या एग्रीकल्चर या टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड डिस्कशंस में, वो सिर्फ इसी दिशा में है कि क्योंकि भारत में कोई R&D का काम हो रहा है और हमारा विजन, हमारी जो सोच है डीप टेक को लेके भारत में, अगर वो उससे अलाइन होती है और हम अगर उसे सपोर्ट कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इसमें अभी कुछ नहीं है और ये बहुत अर्ली स्टेज है कुछ बहुत बड़ा क्लेम करने के लिए इसमें। अच्छा, इसके अलावा IT और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनियों में एट्रिशन से लेकर टैलेंट एक्विजिशन की दिक्कतें हमेशा आती हुई हमने देखी है। क्या आपको भी लगता है कि टैलेंट को लेकर दिक्कतें फिलहाल हो रही हैं? आई थिंक हमारा उस चीज़ को भी देखने का नजरिया शुरू से अलग रहा है। वो ये रहा है कि हमने हमेशा टैलेंट बनाने में बिलीव किया है, टैलेंट एक्वायर करने में बिलीव नहीं किया। सो अगर आप देखेंगे हमारे मोस्ट सीनियर मैनेजर्स इन द कंपनी 10 से 20 साल कंपनी में रह चुके हैं और कई लोगों की ये पहली जॉब थी। कहने का मतलब ये है कि हम जब एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनमें इन्वेस्ट करें और वो भी हमारे साथ रह के प्रोडक्ट को बनाना, शिप करना, सेल करना, मार्केट करना, सपोर्ट करना, सारी चीज़ें कंपनी में ही सीखें। और मेजॉरिटी ऑफ आवर एम्प्लॉयज़, मैं ये कहूँगा, वो उसी माइंडसेट से हैं। पहली चीज़ तो इसीलिए हम टैलेंट बिल्डिंग में बिलीव करते हैं, टैलेंट एक्विजिशन में नहीं। और मैं कहूँगा कि और भी कंपनीज को इस तरीके से सोचना चाहिए जिनके पास रनवे है। बहुत सारी कंपनीज के पास छोटा रनवे है, उनके लिए मुश्किल है ये। और आई थिंक इसीलिए टैलेंट की स्कैर्सिटी हो रही है जो हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारा एक इनिशिएटिव है जो काफ़ी पॉपुलर है अब। पहले जोहो यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, अब उसे हम जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं। वो भी 10 साल से ज़्यादा से चल रहा है, जिसमें हम +2 स्कूल ग्रेजुएट्स को हम लेते हैं और उनको इंक्यूबेट करते हैं। उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है और उन्हें फिर हम इंटरनली एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत आज करीब 10 से 12% एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ हैं वो इसी प्रोग्राम के थ्रू आए हैं और पिछले 10 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये भी एक टैलेंट बिल्डिंग का एक इनिशिएटिव है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो अप्रोच है टैलेंट को लेकर के काफ़ी अलग है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि इस तरीके से हमने आई थिंक टैलेंट को लेकर के अपने प्लान्स को मैनेज किया है इस तरीके से। लेकिन प्रवाल, आखिरी सवाल, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भारत में इकोसिस्टम आखिर कितना बदला है? देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत बदला है।
आप अगर 2 दशक पहले की बात करें तो लोग एक गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते थे। फिर पिछले दशक में लोग प्राइवेट जॉब्स के लिए ओपन हुए और प्राइवेट जॉब्स लोग प्रेफर करने लगे, पर फिर भी लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनियों में प्राइवेट जॉब ही प्रेफर करते थे। पर आज आप देखिए, एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट एक स्टार्टअप में काम करने के लिए उतना ही इच्छुक है जितना एक वो बड़ी कंपनी में। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स तो प्रेफर ही नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इससे बड़ा चेंज है कि जो परसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, वो बहुत बदला है पिछले 10 सालों में, और ये हमारे रहते रहते हमारे सामने की बात है। तो मैं कहूँगा ये एक फिनोमिनल माइंडसेट बदलाव है ये, पहली चीज। दूसरी चीज, जब चैलेंज की आप बात करते हैं तो आज के डेट में एक बिजनेस को लॉन्च करके डिफरेंशिएट करना मार्केट में, तो मार्केट बहुत ओवर क्राउडेड है, सैकड़ों ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कस्टमर के लिए। तो एक ओवर क्राउड मार्केट में अपने आप को डिफरेंशिएट करना, स्पेशली एक इररेशनल मार्केट में, बिकॉज मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल है, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारा पैसा रेज किया हुआ है, उनके बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर अटेंशन। इस केस में एक किसी स्टार्टअप फाउंडर के लिए आसान नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि जिसके तरीके अलग हैं काम करने के, जो एक लॉन्ग टर्म तरीके से देखा है, जैसे मैंने टैलेंट की बात की, टैलेंट एक्विजिशन को ना देखते हुए हम क्या टैलेंट बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं, क्या वो रास्ता लंबा होता है, पर हमारे लिए वो रास्ता बहुत अच्छा रहा है और हम उसी तरीके से ग्रो किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, पर हमने ये देखा है कि पिछले 10 सालों में एक टाइमलाइन भी कभी एक क्रंच हो गया है। एक फाउंडर चाहते हैं कि बहुत जल्दी एग्जिट हो जाए, कंपनी एक्वायर हो जाए, आईपीओ की ऑलरेडी रेस चल रही है। इस तरह के वातावरण में आसान नहीं है एक बहुत स्थिरता से एक लंबे बिजनेस को चला पाना। तो चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, पर अगर हम बात करें तो 10 सालों में बहुत बदलाव भी आए हैं। अब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटी से लेके स्टार्टअप इन इंडिया इनिशिएटिव है, एमएसएमई रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, काफी काम हुआ है। ठीक है, पॉलिसीज पे और काम बाकी है, पर बहुत काम हुआ है। और अगर आप देखें, ये इसकी वजह से एक सेक्टर में नहीं, हम एडटेक की बात कर लें, ई कॉमर्स की बात कर लें, कंटेंट की बात कर लें, हेल्थ केयर, फिनटेक, हर चीज में, इनफैक्ट डीप टेक और स्पेस टेक में भी काम हो रहा है। तो बहुत एक रैपिड एवोल्यूशन हमने देखा है, और लॉट ऑफ दिस, इसका जो मेजॉरिटी है वो डिजिटल एडॉप्शन से रिलेटेड है। चलिए प्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आगे तमाम आपकी योजनाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।